नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी पूरी टीम बदल ली है। गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति की कमान दी गई है। प्रीतम सिंह को बनाया गया विधायक दल का नेता। जीतराम भुवन कापड़ी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। रंजीत रावत को भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तिलक राज बेहड़ भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आर्येंद्र शर्मा को बनाया गया उत्तराखंड कांग्रेस का कोषाध्यक्ष। प्रदीप टमटा चुनाव प्रचार समिति के उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये वो तमाम नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी बात तो ये कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया है। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतराम हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भुवन कापड़ी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो नई टीम है उत्तराखंड कांग्रेस की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तिलक राज बेहड़ भी हैं इसमें। रंजीत रावत कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो ये वो तमाम जिम्मेदारियां हैं जो दी गई हैं तमाम नेताओं को। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, बहुत बड़ी चीज, उत्तराखंड की पूरी टीम को बदल दिया गया है। सवाल ये है, क्या टीम के बदलने से जो घमासान चल रही थी इन दिनों, पिछले कई दिनों से, क्या वो अब ठीक हो जाएगी? समस्या सारी खत्म हो जाएंगी? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी को लेकर जो परिवर्तन हुआ था इंदिरा हृदय जी के निधन के बाद, जो परिवर्तन होना था उसमें करीब 1 माह का वक्त लग गया। पार्टी ने सभी खेमों, सभी असंतुष्टों और सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई पद दे दो ताकि वो शांत हो जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 है उसमें कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए सबको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अंदर खाने नाराजगी अभी बरकरार है। थोड़ी देर पहले प्रीतम सिंह जी से जब मेरी बात हुई तो साफ तौर पे उनका इशारा ये था कि ये कहाँ कहा गया कि हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा है। हाँ। क्या कोई आदेश है आपके पास? कोई क्या लिखा पढ़ी में कहीं कोई चीज है? तो ये एक नाराजगी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हरीश धामी जो कल तक इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, धारचूला से विधायक हैं, हरीश रावत कैंप के करीबी माने जाते हैं। अभी कुछ देर पहले उनके सुर बदल गए। उनका कहना है ऑल इज वेल है, पार्टी का जो आदेश है उसका वो पालन करेंगे। हरीश धामी पहले भी ऐसी बातें करते रहे समय समय पर, जब उनके अनुकूल नहीं होता या हरीश रावत जी के अनुकूल नहीं होता है। बहरहाल जो नया सिनेरियो है वो सीधे तौर पर बताता है कि 11 विधायकों में 5 पद जो हैं अध्यक्षों के लिए रिजर्व हो गए, जिसमें गणेश गोदियाल विधायक भी नहीं है। ब्राह्मण चेहरा होने के कारण उन्हें मौका मिला है। इस वक्त वो दिल्ली में है। हरीश रावत चंडीगढ़ पंजाब में है, जो कल आज रात तक दिल्ली और कल उत्तराखंड आ सकते हैं। अब कल से कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी चुनाव लड़ने के लिए। असंतुष्टों के मोर्चों के अलावा अभी पार्टी संगठन के कुछ पदों पर भी निर्णय हो सकता है, क्योंकि कल प्रीतम सिंह हटने के पहले कुछ लोगों को पद दे गए। क्या वो बरकरार रहेंगे या हटाए जाएंगे, इस पर भी निर्णय लिया जाना है। तो कल का दिन और भी ज्यादा अहम होगा जब हरीश रावत और गणेश गोदियाल देहरादून आएंगे, उत्तराखंड आएंगे, अभी तक जैसा कार्यक्रम है। इन सब के बीच सुदीप, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि हम एक तरफ दर्शकों को दिखा रहे हैं चेहरों के साथ कि आखिर किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारियां जो दी गई हैं इसके पीछे के क्या मायने हैं वो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो जिम्मेदारी दी गई है, गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। चुनाव कैंपेन को जो लीड करेंगे गणेश गोदियाल करेंगे, चुनाव कैंपेन को हरीश रावत लीड करेंगे और जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो प्रीतम सिंह होंगे, जो अभी तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कल प्रदेश अध्यक्ष थे, आज वो सीएलपी मेंबर हैं। यानी आज से वो विधानसभा में जाकर अपने कक्ष में बैठने के लिए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में एलिजिबल हो गए। हालांकि इसका कभी आदेश गोपन से जारी होगा और उनको मिलने वाली सुविधाएं जारी होंगी। जहां तक पदों की बात करें तो जीतराम भुवन कापड़ी और कुमाऊं के रुद्रपुर सीट से कभी विधायक रहे तिलक राज बेहड़ को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा हरीश रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में सबसे करीबी माने जाने वाले उनके खास राजदार जो रंजीत रावत हैं, जिनके हालांकि मौजूदा समय में हरीश रावत से तालमेल बहुत अच्छा नहीं बताया जाता है, उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी संतुलन साधना चाहती, गढ़वाल कुमाऊं दोनों में, ठाकुर ब्राह्मणों में, पिछड़ों में, और एक स्ट्रेटेजिकली वो चुनाव लड़ना चाहती है कि विधानसभा को प्रीतम सिंह देखें, पार्टी संगठन को गणेश गोदियाल देखें और कैंपेन को अपने पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल व अन्य साथियों के साथ हरीश रावत आगे लेकर आए। तो पार्टी के पास क्योंकि समय भी कम है,
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जहां युवा मुख्यमंत्री के नाम पर युवा सीएम जी। 60+ का नारा दे चुकी है, संगठनात्मक तौर से वो बहुत बढ़त ले चुकी है कांग्रेस से। कांग्रेस को भी सारा एक्सरसाइज करना है, होमवर्क करना है, अपने पक्ष में माहौल बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को घेरना है जनता के बीच। तो सुदीप, निश्चित तौर सुदीप पर एक नामों चीज का और, ऐलान एक कल हुआ। सवाल और है, एक आखिरी सवाल कि जो जिम्मेदारियां दी गई हैं तमाम नेताओं को, इसमें क्या जाति का भी ध्यान रखा गया है कि जाति वाइज जिम्मेदारियां दी गई ताकि लगभग हर क्षेत्र उत्तराखंड का कवर हो? जी बिल्कुल, देखिए जातियों का, गढ़वाल कुमाऊं का और खेमेबाजी खत्म हो। मदन कौशिक से भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। उनका कहना है 11 विधायकों में 5 अध्यक्ष बना दिए गए। क्या ये संभव है? ये निश्चित तौर पर भाजपा का आरोप ही है कि ये पार्टी की गुटबाजी को बताता है और ये गुटबाजी और बढ़ेगी। सूत्र ये बताते हैं तेलंगाना और पंजाब का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड में पार्टी को जिताने के लिए। हरीश रावत खुद को अघोषित तौर पर पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बताते हैं, सोशल मीडिया में उनका नाम है। हालांकि प्रीतम सिंह को इस नाम से या इस चर्चा से बड़ी आपत्ति है। वो कहते हैं कि क्या कोई लेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जारी किया या कोई इस प्रकार का वर्जन आया, लिहाजा बातें बेकार हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे अगले 48 घंटे, जब कांग्रेस अपनी रणनीति का खुलासा करेगी, अपनी नई टीम के साथ जनता के बीच में होगी। सत्ता पक्ष की तरफ से तो कहना है ही ये सुदीप कि लगातार ये जो टीम बनाई गई है ये ठीक नहीं है या फिर ये तमाम चीजें, लेकिन आपसी जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी की वो भी पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं है हुई है। अभी इसको भी देखने की जरूरत है कि आखिर कब तक ये चीजें चलती रहेंगी। हालांकि अब टीम क्योंकि नई है तो देखना होगा कि आखिर चुनाव में क्या कुछ काम किया जाएगा इस नई टीम के जरिए। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए भी। इस बीच खबरों का रुख करेंगे जहां कांग्रेस आलाकमान ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। अभी तक पार्टी की कमान संभाल रहे प्रीतम सिंह का कहना है कि पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ाने के लिए जो आदेश पार्टी देगी उनका पालन किया जाएगा। क्या पार्टी हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना है प्रीतम सिंह का, इस पर हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खुद ही प्रीतम सिंह से बातचीत की है। क्या कुछ कहना था प्रीतम सिंह का, आपको सुनाते हैं। प्रीतम सिंह जी को अब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रीतम सिंह जी को दी गई है, इनसे बात करते हैं। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। अभी तक अध्यक्ष जी और आज से नेता प्रतिपक्ष, इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं और इस समय ये परिवर्तन कितना जरूरी आप मानते हैं? राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इस दायित्व का निर्वहन करूं। और मैं कांग्रेस जनों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सबको मिलकर के जो है कांग्रेस को मजबूत करना है। प्रीतम सिंह जी, इस बार हमने ये भी देखा कि पार्टी ने सभी को जिम्मेदारी दी। क्या असंतुष्टों को साधने के लिए 4 अध्यक्ष लाए जा रहे हैं और इस फैसले में भी थोड़ा वक्त लगा, कि इसके पीछे यही एक वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं थी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरा चिंतन करके, मंथन करके, मनन करके जो जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी है, उन सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे और उसके साथ साथ 2022 में कांग्रेस की सरकार इस सूबे में स्थापित करने में अपना योगदान देने का काम करे। धामी जी क्यों नाराज हो गए? देखिए, धामी जी नाराज नहीं है। कांग्रेस कोई 100-200 लोगों का परिवार नहीं है, ये लाखों लोगों का परिवार है। कई बार निर्णय होते हैं तो कहीं उसमें असहमति भी होती है। तो धामी जी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, विधायक है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? प्रीतम सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल सिर्फ इतना है। सीधे तौर पर ये सोशल मीडिया और हर जगह ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है, ये किस बात से आप कितना सहमत हैं? कि एक बात बताइए, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। क्या राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा ये बात कही गई? अब कौन सोशल मीडिया में क्या चला रहा है वो चलाने दीजिए। तो ये प्रीतम सिंह जी थे, इनका कहना है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है इससे महत्व नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करना है, पार्टी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़े, ये उनकी तैयारी है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। प्रीतम सिंह जी। तो उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम में वो कौन से चेहरे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। जीत राम कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। भुवन कापड़ी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल होंगे। तो गणेश गोदियाल क्या कुछ कहेंगे, आपको सुनाते हैं। क्या कहा उन्होंने? मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा है कि who has been made the
the chairman of the manifesto committee and also a member of the committee of Uttarakhand Congress has refused to take the post, sir. अच्छा, मेरी उनसे अभी कोई बात नहीं हो पाई है और इस पर मैं तभी कुछ कह पाऊँगा जब मैं उनसे बात कर पाऊँ। अभी मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी अगर प्राप्त होती है तो उस पर मैं समझता हूँ कि तत्काल रिएक्ट करने से अच्छा है कि मैं संबंधित हमारे बड़े भाई हैं उनसे मैं बात करूँ एक बार और तब इस पर जवाब दूँ। को आप सुन रहे थे, जहां अभी उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया है। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जो नई टीम कांग्रेस की बनी है उसमें गणेश गोदियाल आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा दबदबा गणेश गोदियाल का रहा है। और आपको सीधे लिए चलता है अयोध्या, जहां सतीश मिश्रा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लोग तो आजकल मजाक उड़ाते हैं। हमसे भी एक जने कह बैठे कि साहब देखिए कुछ दिख रहा है। हमने क्या दिख रहा है? बोले साहब अंदर कर लीजिए। उनको शायद हमारा जेनू कहीं से दिख गया हो, हम समझे माला दिख रहा है। तो बोले नहीं नहीं वो तागा। हमने तागा नहीं है, ये हमारा जेनू। और हमने कहा अंदर चलिए बाहर निकाल के दिखा देते हैं, फिर अंदर कर लेते हैं। हमने कहा हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग ये दिखावे के पंडिताई नहीं करते। हम लोग जन्म से ब्राह्मण, और ब्राह्मणों से हम ये आह्वान करते हैं कि एकजुटता आप तब कर पाएंगे, एक शक्ति आप तब बन पाएंगे जब अपना बंटवारा खत्म कर दीजिए। ये भूल जाइए कि आप 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं। हम कानकुब्ज ब्राह्मण हैं, सनाट्य ब्राह्मण हैं, सरयू पारी ब्राह्मण हैं। ये भूल जाइए और ब्राह्मण को ब्राह्मण मान के चलिए, चाहे कोई भी हो। जब ये मानेंगे तभी आप एक साथ होंगे। हम लोगों ने तो अपने घर से शुरू कर दिया, हमने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। हम लोगों ने इस भेदभाव को खत्म करके, ये नहीं कि हम चूंकि कानकुब्ज ब्राह्मण हैं तो हम कानकुब्ज में ही हमने बेटियों की शादी की, ये सब नहीं देखा। हमने तो सरयू पारी में बस्ती में आकर के शादी लड़की की। हमारा तो सीधा संबंध यहां से हो गया, हमारे तो मान्य यहां के लोग हो गए। तो इसलिए इस चीज को खत्म करके जब आप खाली अपने को ब्राह्मण समझेंगे, तब आप ब्राह्मण बन करके एक ताकत के रूप में उभरेंगे। और जब एक साथ उभरेंगे तो आप जो है ये तय है कि इतनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे कि आप किसी को भी मात देने की ताकत कर सकते हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, सर्व जाति में हो रहे हैं, लेकिन दलित समाज और ब्राह्मण समाज, इन दो समाजों को तो जैसे चिन्हित कर लिया गया है। आप ही बताइए क्या दोष है, क्या दोष है उस लड़की का जो कि 16.5 वर्ष की खुशी, नाम उनके माता पिता गरीब लोग हैं, 25 गज के मकान में रहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं जिससे कि वो बड़ी मुश्किलों से रोटी रोजी चलती है। उसकी शादी उन्होंने की और शादी 29 जून को शादी होती है। 29 जून को शादी होती है और शादी 29 को तो रात में शादी हुई। 30 तारीख को अगले दिन पहला दिन हुआ अपने ससुराल में। 1 तारीख उसके बाद दूसरा दिन हुआ। 2 तारीख को वारदात हो गई। 2 तारीख को पुलिस के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक, जिसका कि हम लोग कभी भी उसको हत्या को सही नहीं मानते हैं, जो हुई थी, लेकिन 2 तारीख को हादसा हो गया। और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेके 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा, जबकि वो नाबालिग थी। जब नाबालिग वाले के में उसको घोषणा की गई जांच के बाद कि ये तो नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में भेज दिया। और रिमांड होम में भी कहां भेजा आपने? कानपुर के रहने वाले
आप रिमांड होल्ड में भेज रहे हैं बाराबंकी में। बाराबंकी में उसको आपने वहां 1 साल से रखा हुआ है। 1 साल हो गया पूरा, उसको आप कैद में रखे हुए हैं और उसकी बेल ना होने पाए, उसकी बेल ना हो, इसलिए आपने क्या किया? आप जानते थे कि नाबालिग है, 2 दिन पहले आई, इसको कैसे आप जेल में रख लेंगे? लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते थे उसके माता पिता के नाम तो हम खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी वो, उसको आपने उठा करके और जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके आप वाहवाही ले रहे हैं, अपनी पीठी ठोक रहे हैं, और ब्राह्मण समाज के 2-4 वही प्रवक्ता अपनी पार्टी के बैठाल करके आप उसका जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते हैं नहीं बड़ा अच्छा काम किया। और लोग तो कहते हैं, खास तौर से उनको बैठाल दिया जाता है। कैसे जेल में बनी रहे, इसके लिए भी बड़ी मेहनत की गई। एक षड्यंत्र रचा गया। जो जो अधीक्षिका है बाराबंकी की, जहां पर उसको रिमांड होम में बंद किया हुआ है, उन्होंने एक पत्र लिखा जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था बेल के लिए, कि बेल हो ना जाए, क्योंकि बेल तो होनी चाहिए थी, नाबालिग है। उसके लिए खाली पुलिस इतना कह रही है अपने बयान में 161 के कि छत में 2-3 औरतें भी खड़ी थी जो कि हाथ हिला रही थी, आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी, ललकार रही थी, उसमें से वो भी होगी। तो ऐसे मान लिया आपने कि वो होगी वहां पर, किसने देख के पहचान लिया? अभी तक आगे आप चार्जशीट में कुछ कर नहीं पाए। अधीक्षिका से फिर चिट्ठी लिखवाई, जिससे हाईकोर्ट में 10 महीने मामले को लंबित रखा, और यह लिखवाया कि इस जहां पर ये रहती हैं लड़कियां जो बंद की गई रिमांड होम में, कहती हैं, वो अपने पत्र में लिखती हैं कि 2 कमरे का है ये, और 2 कमरे में 48 लड़कियां हैं। 48 लड़कियों में एक खुशी भी है, और वहां की 48 लड़कियों ने, जो बाकी 47 हैं, उन्होंने हमको बताया जबानी कि ये लड़की हमको धमकी देती है, कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है, हम जब बाहर निकलेंगे तो तुम लोगों को ठीक करेंगे और तुमको उठवा लेंगे, इसलिए इसकी बेल ना दी जाए। और यही ग्राउंड बना के उसकी बेल खारिज करा दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता साहब ने बड़ी लीगल अपनी दिखा के, और उन्होंने कहा ये देखिए सर्टिफिकेट, ये तो बाहर निकल जाएगी तो ये तो बहुत बड़ी टेररिस्ट बन जाएगी। और उसकी किस तरह की मानसिकता, इसकी जगह की साल भर हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका खुद संज्ञान लेना चाहिए था कि अब बहुत हो गया, जो करना था कर लिया, पूरे प्रदेश में कर लिया। अब तो इनको, इसको तो, इस लड़की को तो छोड़ दो, उस बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बीमार रही, अस्पताल में भी पुलिस कस्टडी में रही, फिर वापस। और मीडिया के लोगों से हम ये जरूर कहना चाहेंगे, ये लोग तो सब चीजें खोज भी लेते हैं, कि एक आपको भी हम मसाला दे रहे हैं कि आप कम से कम बाराबंकी के रिमांड होम में जाइए। तो ये तो पता लग गया उनकी अधीक्षिका की चिट्ठी से कि 2 तो प्रबुद्ध गोष्ठी सम्मेलन से आप सतीश चंद्र मिश्रा को सुन रहे थे। अयोध्या में इस वक्त वो मौजूद हैं। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में आलाकमान ने बड़ा फेरबदल किया है। हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव प्रचार कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल को भी संयोजक के रूप में मौका मिला है। अब देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति होगी और जनता को कांग्रेस क्या संदेश देगी। इस पर न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने दिनेश अग्रवाल से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना था। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। इसी क्रम में चुनाव प्रचार समिति भी बनाई गई है और उसके संयोजक पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस के नेता दिनेश अग्रवाल जी को मौका मिला है। इनसे बातचीत करते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको कैसे देखते हैं और पार्टी की क्या रणनीति होगी। अग्रवाल जी, है कि ये सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की। धन्यवाद। ये जो जिम्मेदारी मिली, इसका कैसे निर्वहन होगा, और पार्टी ने बड़े प्रयोग किए हैं इस बार। देखिए, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन हम सब लोग मिलकर करेंगे।
चुनाव प्रचार समिति की जो अध्यक्षता है वो श्री हरीश रावत करेंगे। समिति में उपाध्यक्ष श्री प्रदीप टमटा हैं और सदस्य हैं। सब लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। अग्रवाल जी, पार्टी ने इस बार 5 अध्यक्ष बनाए, 4 कार्यकारी और 1 पूर्ण अध्यक्ष। तो ये क्या तेलंगाना पंजाब फार्मूला में फॉलो हो रहा है या सभी को संतुष्ट करने की कोशिश लगती है? देखिए, पार्टी में कभी कभी जिम्मेदारियों का जो बंटवारा होता है वो इसलिए होता है कि ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम किया जा सके, तो ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करने की ये पहल लगती है। अग्रवाल जी, मौजूदा चुनाव देखें तो सामने कांग्रेस का भाजपा से मुकाबला है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और पार्टी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि निर्णयों को लेकर पीछे रही। ये जो 1-1.5 महीने से कसरत चल रही थी, इसमें क्या कुछ देर का नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? देखिए, पार्टी में विचार विमर्श होते हैं। हमारी पार्टी जो है वो पूर्ण विचार विमर्श के उपरांत फैसले लेती है और वही फैसले लिए गए हैं। तो ये चुनाव प्रचार समिति के संयोजक दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ थे, जिनका कहना है फैसला लेने में भले ही देर हुई हो लेकिन पार्टी पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में मुकाबला करेगी और उसके लिए रणनीति जल्द तैयार होगी। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड कांग्रेस में हुए बड़े फेरबदल पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ असंतोष और कलह है। हालात यह है कि 11 विधायकों की पार्टी में से 5 अध्यक्ष बनाने पड़े हैं। मैंने कहा ना कि देखिए 11 सदस्य विधानसभा में थे, 11 ग्रुप थे। आज भी 4 बनाने के बाद भी एक ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। 9 प्रभाज्य संतुष्ट हैं अपने पद को लेकर। 9 प्रभाज्य संतुष्ट हैं, कई असंतुष्ट सामने आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वातावरण में जब जनता ने उस विश्वास को प्राप्त नहीं किया, जनता के उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर पूरी तरह फेल है, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसीलिए अब तो कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, जिसके साथ उत्तराखंड की राजनीति में सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में अपने पैर पसारना चाहती है, लेकिन सबको मालूम है कि दिल्ली में क्या कुछ किया है। उत्तराखंड की जनता दिल्ली में भी रहती है, उन्हें मालूम है कि केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया है। उत्तराखंड की जनता गुमराह होने वाली बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई वैचारिक एजेंडा नहीं है, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य, केवल सत्ता पाना। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनाव के नजदीक आते ही उत्तराखंड में सियासत अपने सबाब पर है। आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से उत्तराखंड में अपनी आमद दर्ज करा रही है, वहीं कांग्रेस भी सरकार की नाकामियां गिना रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या जी। मैम, चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है वैसे विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार हमलावर हो रही हैं। कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है, सरकार पर हमला कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अब मजबूती के साथ आ रही है। आज मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने कहा कि कर्नल कोठियाल जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। क्या लगता है कितना बड़ा कंपटीशन आप मानती हैं, खास करके आम आदमी पार्टी से? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद जो है उत्तराखंड में अपने अस्तित्व को तलाश कर रही है और जिस प्रकार से मुफ्त की बातें कहते हुए, मुफ्त की योजनाएं देने की बात कहते हुए उत्तराखंड की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, तो ये सामने जो ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो उत्तराखंड की जनता बहुत स्वाभिमानी है, बहुत जिम्मेदार है और वो बहुत भली भांति जानती है कि मुफ्त की बात आदमी कब परोसता है और क्यों परोसता है। उत्तराखंड में कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार पर नाकामियों का ठीकरा फोड़ रही कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही। आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। देखिए, जो कांग्रेस हमारे ऊपर हमारी नाकामियों को लेकर बात कह रही है, आश्चर्य की बात है उस कांग्रेस का 11 विधायकों की कांग्रेस होने के साथ में दुर्भाग्य देखिए कि वो कांग्रेस अभी तक मतलब 1.5-2 महीने करीब होने जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष
की सीट जो है वो खाली है, वो उस दिशा में अब तक एक भी निर्णय नहीं कर पाए हैं या अपने हाईकमान से नहीं करवा पाए। तो इसी से पता चलता है कि जो अपने लिए अपने पार्टी का हित नहीं सोच सकता है, वो उत्तराखंड के दिशा में क्या निर्णय करेगा, क्या विजन होगा, कौन मुद्दे उठा रहा है। मुझे लगता है कि ये विषय बिल्कुल ही जो है गौण है। चुनाव के और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।